गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने कल आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को विज्ञान विषय में कि किस किस चीज़ों का किस टॉपिक का अध्ययन करना है ये बताया था। आज हम उसमें से बायोलॉजी का एक पार्ट लेते हैं जिसका नाम है जीवों की संरचना। आप सभी को हमने कल ही बताया था कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कार्प के एक सूक्ष्म पार्ट को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ कोष्ठक दिखाई दिए। उन्होंने उसको कोशिका का नाम दिया 1665 ईस्वी में। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोशिका किसी भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई है और कोशिका जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। उसके बाद स्वान और स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उनके अनुसार कोशिका सिद्धांत एक कोशिका की उत्पत्ति पहले से किसी अन्य कोशिका से होती है। कोशिका किसी भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई होती है और कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव के अंगों की क्रिया के लिए कोशिका उत्तरदायी होती है। ये है कोशिका। और कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। यहाँ से हम आपको कोशिका के प्रकार की बात बताएंगे। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले यहाँ हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझाना चाहेंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मतलब कि इसके जो केंद्रक होते हैं वो झिल्ली नुमा नहीं पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ हम बता दें कि सुव्यवस्थित या वेल डेवलप्ड या सुविकसित केंद्रक किसे कहते हैं। देखिए, केंद्रक के चार भाग होते हैं। सबसे पहला केंद्रक कला, ठीक है, केंद्रक कला होता है, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं केंद्रक कला। ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक के अंदर एक जेली के समान एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव और इसमें छोटी छोटी एक या दो संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं केंद्रिका और इसमें एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिक थ्रेड। क्रोमैटिक थ्रेड इस प्रकार के केंद्रक को जिसमें ये चार चीजें पाई जाती हैं उस प्रकार के केंद्रक को हम क्या कहते हैं? सुविकसित केंद्रक। ये कैसे है? ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली नुमा केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती है और तो इसमें सिर्फ डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए नेकेड डीएनए होता है, मतलब नग्न अवस्था में केंद्रक के अंदर पड़ा हुआ केंद्रक के अंदर ही होता है। उसे कहते हैं चारों ओर के जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं इसीलिए। और दूसरी चीज क्या है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो झिल्ली नुमा पाए जाते हैं। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार के कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं। अंतर इतना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें झिल्ली नुमा राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें डीएनए बिखरे हुए पाए जाते हैं, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं और केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है, डीएनए पाए जाते हैं और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ये आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल
आपने सुना होगा नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी या कुछ बैक्टीरिया जो आपके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। और इन नीले हरे शैवालों को और इन बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी जंतु हैं, पौधे हैं, अन्य बैक्टीरियाज हैं, अन्य शैवाल हैं, वो किसमें आते हैं? वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कोशिका के प्रकार। कितने प्रकार हुए? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कोशिका की, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि किसी भी जीव की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका होती है, कोशिका से ही किसी जीव का निर्माण होता है। हमने अब ये है कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते होंगे? कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका के आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। देखिए जो एक कोशिकीय जीव होता है उसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उसे हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक जीव जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। मतलब जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव होते हैं वो सब एक कोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये सब आप एक कोशिकीय जीवों में रख सकते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में प्रोटोजोआ संघ को छोड़ करके जितने भी संघ हैं टिल कार्डेटा वो सारे किसमें आते हैं? आपके बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। यहाँ पे हम इसको इरेज कर रहे हैं। आप लोग को यहाँ पे कोशिका क्या है ये हमने समझाया, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया। कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ऊतक। देखिए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। लेकिन परिभाषा यही नहीं समाप्त होती है, समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह को देखिए, कोशिका के बाद हम ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ऊतकों के समूह को ऊतक तंत्र कहते हैं जो अंगों का निर्माण करता है। लेकिन सबसे पहले हम ऊतक का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। देखिए ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक वनस्पति ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं उन्हें वनस्पति ऊतक कहते हैं, और जो जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। यहाँ वनस्पति ऊतक की बात करते हैं। वनस्पति ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अर्थात मेरिस्टेमिक टिश्यू मतलब विभाज्योतक ऊतक। देखिए नाम से ही लग रहा है जिसका विभाजन हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक अंग का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जीवों का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन से होता है, क्योंकि कोशिका किसी भी सजीव की सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यू होता है, विभाज्योतक ऊतक नाम से हो गया। परमानेंट टिश्यू यही विभाज्योतक ऊतक में जब विभाजन होना बंद हो जाता है तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, विभाज्योतक ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेमिक, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक। एपिकल मेरिस्टेमिक को हम शीर्षस्थ ऊतक भी कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक को हम अंतर्विष्ट ऊतक भी कहते हैं, और पार्श्व मेरिस्टेमिक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। अब हम एपिकल की बात करते हैं। जैसा कि है शीर्षस्थ ऊतक यानी कि शीर्ष पे, यानी कि टिप पे, यानी कि टॉप पे, ये आपको हम एक बता रहे हैं। देखिए ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, मान के चलिए यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो सबसे टॉप पे पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के टिप पे टॉप पे पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी पौधे की ऊंचाई में वृद्धि करना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मेरिस्टेमिक टिश्यू यानी विभाज्योतक ऊतक जो विभाजन के फलस्वरूप किसी भी कोशिकाओं की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टेमिक
ऊंचाई में वृद्धि करता है। और जो इंटरकैलोरी मेरिस्टेमिक है, जहाँ पे टहनी निकली होती है, जहाँ पत्तियों के नोड निकले होते हैं, आप देखते हैं ना पत्तियां पौधों से अपने नोड के माध्यम से, नोड से ऐड रहती, जुड़ी रहती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमिक। ये क्या है, पत्तियों के आधार पर या टहनियों के दोनों पार्श्वों पर पाए जाते हैं, दोनों एंड पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट वन है लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, मीन्स ये तने में और जड़ की में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये क्या है, आपने विभाज्योतक ऊतक जो कि प्लांट टिश्यू का एक पार्ट है उसके बारे में अध्ययन किया। अब प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट जो है उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। स्थायी ऊतक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। अगर हम सरल स्थायी ऊतक की बात करते हैं, देखिए जो सरल स्थायी ऊतक है ये पौधों में अवशोषण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बात आती है जटिल स्थायी ऊतक की यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है, इसको बहुत माइंड दीजिएगा। देखिए जो जाइलम है ये जल का और खनिज लवण का अवशोषण करके जड़ के माध्यम से पौधों के पार्ट तक, पौधों के टॉप तक पहुंचाता है, ठीक है। आप कनेक्ट कैसे करेंगे, जाइलम यानी कि जल, ठीक है। फ्लोएम क्या है, वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचाया है। तो क्या है, ये जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के हैं जो कि जटिल ऊतक के एक पार्ट है, ठीक है। इसका अर्थ इसका मैंने आपको बता दिया। तो ये है स्थायी ऊतक। अब हम आते हैं जंतु ऊतक की बात करते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और जनन ऊतक। देखिए सबसे पहले हम एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक की बात करते हैं। देखिए उपकला ऊतक आपके बाह्य परत या बाह्य परत के अंदर अंतःपरत में पाए जाते हैं जीव के शरीर के, ठीक है। जैसे आपकी स्किन हुई, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। किस प्रकार की ग्रंथियां, जो आपकी जैसे पसीना जो निकालती है, पसीने की ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां हैं, ये सारी ग्रंथियां इस उपकला ऊतक में पाई जाते हैं। और आप देखिए इसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ब्लड है, आपका टिश्यू है, ये कनेक्ट करने का काम करता है। पेशी ऊतक का मतलब क्या होता है, पेशी ऊतक बॉडी के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आप पेशियों के प्रकार सुने होंगे, रेखित पेशी होती है, अरेखित पेशी होती है या हृद पेशी होती है। रेखित पेशी को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, अरेखित पेशी को हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं, हृद पेशी को हृदय पेशी या हृद पेशी कहते हैं। रेखित पेशी क्या होती है, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखित पेशी क्या होती है, रेखित पेशी एक ऐच्छिक पेशी है, मीन्स अब मैंने आपसे बताया ना कि जो पेशी ऊतक है वो बॉडी के मूवमेंट या पेशियों की गति के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे अगर हम अपने किसी अंग को अपनी इच्छा के अनुसार हिलाते डुलाते और उसमें गति प्रदान कर देते हैं, हाथ की गति है, पैर की गति है, ये क्या है, ये है पेशी ऊतक, ठीक है, जिसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और अनैच्छिक पेशी मतलब कुछ ऐसे अंग होते हैं हमारे जो हमारी इच्छा के विपरीत भी, इच्छा के बिना भी वो गति करते रहते हैं। जैसे आपकी आँख आपकी देखिए बंद होती है, खुलती है, क्यों, वो चाहते नहीं है, आप अपने आप को बंद हो जाती है। कैसे ऊतक है ये है पेशी का अनैच्छिक पेशी है। और हृदय पेशी हृदय की पेशी है जो आपकी हमेशा आप सोते रहते हैं, जगते रहते हैं, हृदय की पेशी हमेशा गति करती रहती है। तो पेशी ऊतक क्या होती है, मूवमेंट के लिए अलाउ करती है। तरल संयोजी ऊतक में आपका ब्लड आता है, आपकी लसिका आती है, ये सब आपका तरल संयोजी ऊतक है जो कि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करती है। ऑक्सीजन का स्थानांतरण तरल संयोजी ऊतक यानी ब्लड के माध्यम से होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ये सब किसके द्वारा होता है, तरल संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक की बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक किसी भी मानव के शरीर का केंद्र होता है, मीन्स कि तंत्रिका ऊतक की जो मुख्य कोशिका होती है उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स का आशय ये है कि ये हमारे मैसेज को पास करने का कार्य करती है। जैसे
कि हमारे किसी भी अंग से मैसेज लेकर के उस संवेदना को लेकर के उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क के द्वारा दिए गए आदेश को उस अभिष्ट अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मैसेज पासिंग का कार्य करते हैं। और जनन ऊतक भ्रूणावस्था से ही एक अलग प्रकार का ऊतक है, जो कि किसी भी फीमेल्स में ओवम फॉर्मेशन के लिए और किसी भी मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हमने जंतु ऊतक की बात की, पहले हमने ऊतक की बात की, उसके बाद मैंने वनस्पति ऊतक की बात की, फिर मैंने जंतु ऊतक की बात की। वनस्पति ऊतक के 2 प्रकार बताया, विभाज्योतक है, स्थायी है। जंतु ऊतक के मैंने 5 प्रकार बताया। इस तरीके से यहाँ पे आपका 2 टॉपिक खत्म होता है, एक होता है कोशिका, एक होता है ऊतक। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, जीवों की संरचना। अभी हमने पढ़ा कोशिका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी जीव की, और कोशिका सिमिलर कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है वो ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक के अलग अलग पार्ट हमने पढ़े। अब हम बताते हैं अंगों का बारे में, क्योंकि जब ऊतक है, मैंने आपको बताया अंग, ऊतकों के ग्रुप को कई प्रकार के ऊतक मिल करके ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम अंग कहते हैं। और अंग क्या है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो शरीर का वह भाग जो अपने विशेष आकार, विशेष संरचना और विशेष कार्य के कारण पहचाना जा सकता है, उसे हम अंग कहते हैं। जैसे हम कान की बात करें, कान क्या है, आपका एक अंग है और ये पहचाना, इसका काम क्या है, इसका काम है सुनना। आँख क्या है, आँख एक अंग है, इसका काम क्या है, इसका काम है देखना। नाक क्या है, इसका काम है सूंघना। ये सब एक अलग अलग अंग है, ठीक है। इसी तरीके से आपके अमाशय है, आपका इंटेस्टाइन है, आपकी आँख है, ये सब क्या है, ये सब एक पर्टिकुलर अंग है। मतलब अंग क्या है, अंग किसी भी शरीर का वह भाग है जो अपने विशेष कार्य और विशेष संरचना के कारण पहचाना जा सकता है। हर एक अंग की एक विशेष संरचना होती है और एक विशेष कार्य होता है, ठीक है। अंग समझ में आया। अब अंगों के समूह को, मतलब कई सारे अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑर्गन, और ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब जब सारे अंग एक सिस्टमैटिक वे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो क्या है, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल के हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे नाक है, नाक का कार्य है सांस लेना, लेकिन नाक का कार्य सांस लेना नहीं है। जब तक नाक के साथ बहुत सारे अंग नहीं ऐड रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे और बहुत सारे जुड़ करके एक साथ एक कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो श्वसन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं भोजन करना, पोषण एक क्रिया है। पोषण कैसे, क्योंकि पर्टिकुलर क्रिया के लिए जाना जाता है ना। अब क्या है, पोषण में हम भोजन मुख से करते हैं, अमाशय में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। क्या मुख और अमाशय यही 2 अंग ही पोषण के लिए उत्तरदायी हैं? जी नहीं। भोजन में बहुत से अंग हैं जो कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे जब आपका बायोलॉजी का ही 3rd टॉपिक है अंगों की, जीवों की संरचना, जीवों की अंगों 3rd टॉपिक है, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अंगतंत्र की बात करते हैं। तो अंगतंत्र हमने आपको बताया कि कई सारे अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंगतंत्र कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर कार्य के लिए जीवों में उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया। कंकाल तंत्र क्या करता है कि आपके बॉडी को दृढ़ता प्रदान करता है। पेशी तंत्र है, पेशी तंत्र आपके बॉडी में मूवमेंट लाता है। पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र पोषण क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र सांस लेने के लिए जिम्मेदार होता है। श्वसन तंत्र ही ऑक्सीजन को आउटर एटमॉस्फेयर से आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है। तंत्रिका तंत्र है, मैंने आपको बताया सबसे प्रमुख कार्य तंत्रिका तंत्र का है, जो कि पेशियों से मस्तिष्क में मैसेज पासिंग का कार्य करता है, ठीक है। इसकी जो मुख्य कोशिका होती है, न्यूरॉन्स होती है, बहुत पूछा जाता है, अदर कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर प्रजनन तंत्र है। प्रजनन तंत्र एक पर्टिकुलर एक रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि मानव का या जीव की एक क्रिया होती है, ठीक है। और फिर अंतःस्रावी तंत्र, मतलब ये सारे आपके अंग तंत्र हैं, और ये जब सारे अंग तंत्र मिल करके एक साथ कार्य करते हैं तो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, मतलब एक जीव बनता है। क्योंकि एक जीव सांस भी ले सकता है, भोजन भी कर सकता है, गति भी कर सकता है, और उसको दृढ़ता भी प्रदान हो सकती है, और वो अपने जैसी संतानें उत्पन्न करने की क्षमता भी रखता है। मीन्स क्या है, सारी क्रिया एक व्यक्ति करता है ना, तो जब ये सारे अंग तंत्र मिलकर
मिलकर के एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने आपको पढ़ाया जीवों की संरचना। जीवों की संरचना आपने पढ़ा, जीवों की संरचना कैसे होती है। इसकी सबसे इकाई कोशिका होती है। कोशिका से कई सारी कोशिका मिलकर ऊतक निर्माण करते हैं। ऊतक से अंग का निर्माण होता है। अंगों के समूह से अंगतंत्र का निर्माण होता है और अंगतंत्र के समूह हम जीव का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में, क्योंकि हमने कोशिका आपको बताई है, लेकिन अब कोशिका, क्योंकि जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं, पादप में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे सेल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कोशिका की संरचना, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ हैं जंतु में पाई जाती है, बहुत सी चीज़ें कोशिका में पाई जाती है और उसमें कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें से एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल स्ट्रक्चर। इससे आपके डीएलएड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीएलएड के बाद आप डीएलएड करने के बाद टेट का पेपर देंगे, उसमें भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और ये अदर भी वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो कल आपको एक सिंपल टॉपिक हम पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल।